बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम डिस्कस करने लगे हैं चैप्टर नंबर 5, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, MCQs। ठीक है, तो सबसे पहले MCQ नंबर वन देखते हैं वो क्या कह रहा है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं वो पूछ कर रहा है इसमें हमसे, हाउ विल दिस अफेक्ट ग्रुप कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम। तो पूछ रहा है कि ये जो उसने ऊपर ट्रांजैक्शन की है इससे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम के कॉस्ट ऑफ सेल में क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो हम एमसीक्यूज पढ़ते हैं। AL एक्वायर्ड 80% ऑफ SL, 80% उसने एक्वायर किए ऑन 1 जुलाई 2012। इन द पोस्ट एक्विजिशन पीरियड AL सोल्ड गुड्स टू SL एट प्राइस ऑफ 12 मिलियन। ठीक है, 12 मिलियन की सेल की है आफ्टर एक्वायरिंग। ठीक है, तो ये पेरेंट और ये सब्सिडरी सेल कितने की है 12 मिलियन। तो जो इसकी 12 मिलियन सेल होगी वो इसकी कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगी। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल अभी ये मतलब 12 मिलियन है। अगर इसने सारी बेच दी तो सारी की सारी कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगी, अगर कम बेची तो फिर वो हम कम उस पर रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट वो कह रहा है दीज गुड्स हैड कॉस्ट AL ₹9 मिलियन। AL यानी पेरेंट पे इसकी कॉस्ट ऑफ सेल किया 9 मिलियन। During the year to 31 March 2013, SL had sold 10 million coats. 10 million of these goods for 15, यानी 10 मिलियन किसको पड़ी थी। ठीक है, अगर 10 मिलियन देखा जाए इसको 10 मिलियन कॉस्ट ऑफ सेल और इसने बेचे कितने की हैं 15 मिलियन की। ठीक है, तो यानी बाकी जो 2 मिलियन की है वो इसके पास पड़ी है अभी। तो ये उसने दिए और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे हम देख लेते हैं कितना निकल रहा है 3 और यहाँ पे 5। ठीक है, अब इसने हमें कहा है कि ये टोटल कॉस्ट ऑफ सेल का इफेक्ट क्या आएगा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पेरेंट ने किस हिसाब से सेल किया है, यानी कितना प्रॉफिट मार्जिन रखा है। तो वो देखने के लिए हम अगर सेल पे प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है तो 3/12 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 25% ऑफ सेल। ठीक है, 25% ऑफ सेल पेरेंट ने कमाया। तो ये जो 2% है, वैसे तो जाहिर सी बात है ये 12 मिलियन कम होना चाहिए। ठीक है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम से ये 12 मिलियन माइनस करना चाहिए हमें, लेकिन हम 12 मिलियन माइनस इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि ये जो 2 मिलियन है ना ये यहाँ पे आ रहा है जो कि इसने सेल नहीं की, तो इसका हम कम करके बाकी माइनस कर लेंगे। अब ये 2 मिलियन का कैलकुलेट करने के लिए 25% ऑफ सेल मार्जिन था, तो 2/100 मल्टीप्लाई बाय 25, तो ये आ गया 0.5। अब ये 0.5 इसमें से हमने क्या करना है माइनस, तो 12 0.5 तो आ गया 11.5। अब टोटल जो है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम की कॉस्ट ऑफ सेल कितना कम होना है 11.5। ठीक है, तो पहले MCQ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, जो कि 11.5। ओके, अब इसके बाद MCQ नंबर 2 करते हैं। MCQ नंबर 2 में कह रहा है ऑन 1 जुलाई 2017 HL acquired 60% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ML and on that date made a 10 मिलियन लोन। ठीक है, उसने 60% एक्वायर किया और उसके बाद उसको 10 मिलियन का लोन दे दिया। ठीक है, पेरेंट ने एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, 8% पर एनम पे उसने लोन दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन ग्रुप रिटेन अर्निंग एट द ईयर एंड डेट ऑफ 31 दिसंबर 2017 व्हेन दिस इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन इज कैंसल्ड। वो कह रहा है जब ये इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन कैंसिल होगी तो रिटेन अर्निंग पे इसका क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, लोन उसने कितना दिया 10 मिलियन का। सारी सी बात है अगर अपनी ग्रुप इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन में हमने जो रिकॉर्ड किया होगा क्या नाम है उसका इंटरेस्ट, वो हमने रिवर्स करना है। तो 10 मिलियन का उसने लोन दिया। ठीक है, कितने रेट पे 8% और कितने मंथ के लिए 1 जुलाई से 31 दिसंबर यानी 6 माह के लिए, टोटल 400,000। ठीक है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट जो इनकम होगी। ठीक है, अब इसमें से हमने जो इंट्रा ग्रुप है वो ख़त्म कर देनी है। इंट्रा ग्रुप जाहिर सी बात है 40% उसने एक्वायर किया है और 60% एक्वायर किया, तो 60% इसमें से हमने ख़त्म करना है। टोटल जो 160 है वो हमें रिकॉर्ड नहीं करनी चाहिए थी, 240 रिकॉर्ड करनी थी, 400 नहीं करनी थी। तो टोटल जो नेट नहीं करनी थी वो कितनी है 160। तो ये हम नेट रिड्यूस कर देंगे, नेट रिडक्शन।
इन इंट्रा ग्रुप रिटेन अर्निंग, ठीक है। तो दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें उसने कहा है ग्रुप रिटेन अर्निंग विल बी रिड्यूस्ड बाय 160,000, ठीक है। आगे एमसी नंबर 3 में कह रहा है ML acquired 80% of HL on 1st January 2018. At the date of acquisition, HL had a building which had a fair value of rupees 22 million, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग थी जिसकी फेयर वैल्यू है 22 मिलियन एंड अ कैरिंग अमाउंट ऑफ रुपीज़ 20 मिलियन, और उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी है 20 मिलियन, ठीक है। उसकी फेयर वैल्यू 22 मिलियन है और कैरिंग अमाउंट 20 मिलियन है। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज 20 ईयर्स एट द ईयर एंड डेट ऑफ 30 जून 2018। द फेयर वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग वाज 23 मिलियन। तो जो ईयर एंड है तब उसकी फेयर वैल्यू कितनी होगी है 23 मिलियन, ठीक है। मैंने एक्वायर कितने परसेंट की है 80%, और एक्वायर करते हुए HL के पास एक बिल्डिंग थी जिसकी फेयर वैल्यू 22 थी और कैरिंग अमाउंट 20 थी। उसकी यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स है और जब ईयर एंड हुआ है तो उसकी जो फेयर वैल्यू है वो कितनी रह गई है 23 मिलियन, ओके। नेक्स्ट वो कह रहा है HL प्रॉफिट फॉर द ईयर टू 30 जून 2018 वाज 1.6 मिलियन, ठीक है। प्रॉफिट कितना आ गया 1.6 मिलियन, विच अक्रूड इवनली थ्रू आउट द ईयर, जो कि पूरे साल पे हमने इवनली अक्रू करना है, अपोर्शन करना है इवनली। माज लिमिटेड या ML लिमिटेड Mayers NCI at fair value at 30 June 2018, it estimated that goodwill in HL was impaired by 500,000, ठीक है। इसने यहाँ पे भी बता दिया कि एक तो वो NCI को फेयर वैल्यू पे एक्वायर करता है, मैयर करता है, और दूसरा जो है वो 30 जून 2018 में HL के जो इम्पेयरमेंट हुई है गुडविल वो कितने से हुई है 500,000 से। व्हाट इज़ टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू NCI, ठीक है। वो टोटल पूछ रहा है कि NCI पे कितनी जो है ना इनकम एट्रीब्यूट होगी, कम्प्रिहेंसिव इनकम जो NCI पे एट्रीब्यूट होगी वो कितनी होगी, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रॉफिट कितना उसने अर्न किया। वो अर्न किया 1.6 मिलियन, ठीक है। लेकिन हमने इसको पोर्शन करना है 6 मंथ पे, क्योंकि उसने एक्वायर किया 1 जुलाई को और उसके बाद ईयर एंड है 30 जून, ठीक है। तो 30 जून तक उसका प्रॉफिट, और प्रॉफिट जो है इवनली एक्वायर है, यहाँ से हम इस वजह से प्रॉफिट को हम 6 मंथ पे पोर्शन कर देंगे, इवनली हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट कितना हो जाएगा तब तक 800,000, ठीक है। 800,000 प्रॉफिट हो गया। अब इसके बाद एक जो उसके पास एसिड था उसकी जो एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, ठीक है, वो कितनी है वो देखते हैं। कैरिंग अमाउंट 20 मिलियन थी और फेयर वैल्यू उसकी थी 22 मिलियन, ठीक है। तो अब जो फेयर वैल्यू पे उसने डेप्रिशिएट किया होगा, तो ये जो 2 मिलियन डेप्रिसिएशन थी हमने इसको भी अकाउंट फॉर करना है। 20 ईयर इसकी यूज़फुल लाइफ, जो रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ है तो उसने बता दिया है, ठीक है। रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ 20, तो 20 ईयर्स पे इसको डेप्रिशिएट किया होगा 2/20, और इसको भी हमने 6 माह में डिवाइड करना है। जाहिर सी बात है 6 माह की डेप्रिसिएशन होनी है, ठीक है। इसके बाद इम्पेयरमेंट हुई है गुडविल की, गुडविल इम्पेयर हुई है जो कि उसने बता दिया खुद ही कि 500,000 की गुडविल इम्पेयर हुई है, ठीक है। इसके बाद जो बाकी अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम है, ठीक है, जिसमें रिवैल्यूएशन हुई है उसका जो गेन है वो कितने है उसने ऊपर बताया है कि फेयर वैल्यू बिल्डिंग की हो गया 23 मिलियन, पहले थी 22, तो ये 1 मिलियन का जो है ये गेन आया है डिवैल्यूएशन की वजह से, ठीक है। तो ये टोटल गेन आ गया, ठीक है। अब इसमें से हमने NCI का शेयर कैलकुलेट कर देना है। NCI कितने परसेंट है 20%, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20% से, आ जाएगा 250,000, ठीक है। तो इसका आ गया 250,000, 3 का ए में उसने कह दिया 250,000, ठीक है। अब इसके बाद MCQ नंबर 4, MCQ नंबर 4 में वो कह रहा है AL acquires 80% of share capital of Arif Limited. Asim Limited acquires 80% of share capital of Arif Limited on 1st August 2016 and is preparing its group financial statement for the year ended 31 December 2016. ये उसने क्या कि 80% उसने एक्वायर किया है उसको आरिफ लिमिटेड को,
ऑन यकम अगस्त, और उसके बाद 31 दिसंबर ईयर एंड है, ठीक है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 मंथ के लिए उसने एक्वायर किया इस साल में। तो हाउ विल आरिफ लिमिटेड रिजल्ट्स बी इंक्लूडेड इन द ग्रुप स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम वगैरह। ग्रुप स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम का इस पर क्या इफेक्ट आएगा, ग्रुप जो स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम होंगी उसमें आरिफ लिमिटेड का क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो क्या उसकी वजह से इंक्लूड करना है। तो जाहिर सी बात है वो जब उसने एक्वायर किया तब से लेके ईयर एंड तक जितनी उसने सेल की या जितना उसका एक्सपेंस आया उस पीरियड में, वो सारा हमने क्या नाम है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में ऐड करना है, ठीक है, अकाउंट फॉर करना है। तो ये उसने बताया हुआ है एमसीक्यू नंबर ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। 100% ऑफ आरिफ लिमिटेड्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड 1 अगस्त 2016 टू 31 दिसंबर 2016, ठीक है। जब एक्वायर किया तब से लेके ईयर एंड होने तक जो जितने भी उसके एक्सपेंस हुए या रेवेन्यू हुआ उस सबको हमने अकाउंट फॉर करना है, ठीक है। इसका चौथे का हो गया डी। आगे एमसीक्यू नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन एन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट विद इन द ग्रुप सिनेरियो, ठीक है। यानी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कब होगा कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। पहले मैं कह रहा है अपेरेंट सेल्स आ बिल्डिंग ओरिजिनली कॉस्टिंग 800 टू इट्स सब्सिडरी फॉर 900। तो 800 की जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसकी, और उसने बेचा कितने का 900 मिलियन का। तो जाहिर सी बात है इसने अपने सब्सिडरी को बेचा पेरेंट ने, तो ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट काउंट होगा। द सब्सिडरी स्टिल होल्ड्स, अब सब्सिडरी के पास अभी भी वो बिल्डिंग है, अगर सब्सिडरी बेच देता तो फिर उस हिसाब से हम प्रॉफिट निकाल देते कि पेरेंट की कॉस्ट और सब्सिडरी की सेल, उससे जो डिफरेंस आता है वो हम प्रॉफिट रिकॉर्ड कर सकते थे। अगर उसने सेल नहीं किया तो ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा, अनरियलाइज्ड गेन होगा। तो पाँचवें का ए ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 6 में कह रहा है जेएल एक्वायर्ड 80% होल्डिंग इन टीएल ऑन 1 अप्रैल 2016, ठीक है। 1 अप्रैल को उसने एक्वायर किया 80%। फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर टीएल सोल्ड गुड्स टू जेएल फॉर रुपीज़ 4.3 मिलियन एट अ मार्कअप ऑफ 10%, ठीक है। 10% मार्कअप पे उसने कितनी सेल की, 4.3 मिलियन की। जेएल इन्वेंट्री एट 31 दिसंबर इंक्लूडेड 2.2 मिलियन ऑफ सच इन्वेंट्री, ठीक है। इसकी जो उसने उससे परचेज़ की पेरेंट से, सॉरी सब्सिडरी से जेएल ने, उसका 2.2 मिलियन जो है ना वो उसके पास इन्वेंट्री में मौजूद है। यानी ये जो 2.2 मिलियन है इसमें से जो प्रॉफिट कमाया है ग्रुप ट्रांजैक्शन में वो हमने ख़त्म करना होता है। द स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईच एंटिटी फॉर द ईयर टू 31 दिसंबर 2016 शोड द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल। जेरी की कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है 14.7 और टॉम की कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है 11.6। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ सेल फिगर्स टू बी शोन इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम। अब आप पूछ रहे हैं कि जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम है उसमें कितनी कॉस्ट ऑफ सेल आनी चाहिए, ठीक है। तो जो इनकी अपनी ट्रांजैक्शन है और उसमें से जो इन्वेंट्री बची एक तो वो माइनस करना है, ठीक है। और दूसरा इसने एक्वायर कब किया 1 अप्रैल को, तो अप्रैल से लेकर दिसंबर 10 मंथ, ठीक है। तो जो बाकी 9 मंथ अप्रैल भी काउंट करना है, तो 9 मंथ सॉरी मार्च 3 मंथ निकालने हैं ना, अप्रैल से दिसंबर 9 मंथ, ठीक है। तो ये 9 मंथ की हमने जो है ना कॉस्ट ऑफ सेल को ऐड करना है, ठीक है। जेरी की टोटल कॉस्ट ऑफ सेल ऐड होगी जो कि कितनी है 14.7, क्योंकि ये पेरेंट है। इसमें ऐड होगी कॉस्ट ऑफ सेल टॉम की 11.6 मल्टीप्लाई बाय 9/12, ठीक है। इसको हम 9 ईयर पे पोर्शन करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, तो और इसके बाद जो उसने 4.3 की सेल की है टॉम ने जेरी को, वो टॉम ने ऐड की होगी, ठीक है। टॉम ने अपने 14.7 में, तो वो हमने माइनस करनी है 4.3 की है 4.3, ठीक है। क्योंकि जब इसमें से जितना अमाउंट जेरी ने सेल की होगी, जेरी ने तो कॉस्ट ऑफ सेल इसी रिकॉर्ड कर ही ली होगी, तो 4.3 ये माइनस करनी है। इसके बाद जो बाकी बची है 2.2, ठीक है, जो उसकी इन्वेंट्री में मौजूद है उसको हमने ख़त्म करना है, ठीक है। यानी उसको हमने सिंपली ऐड करना है कॉस्ट ऑफ सेल में। वो 2.2 कितने पे सेल कर रहे हैं
उसने बताया 10% मार्कअप पे, तो डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई बाय 10, इसमें से जितना उसने प्रॉफिट कमाया कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हुई होगी 0.2 से, तो ये 0.2 यहाँ पे हमने ऐड कर देना। तो यहाँ से नेट आ जाएगा 19.3, ठीक है, 19.3 मिलियन। तो ये उसने ऑप्शन नंबर डी में दे दिया। तो आंसर नंबर 6 का ऑप्शन डी, ठीक है। आगे आंसर नंबर 7, आंसर नंबर 7 में वो कह रहे हैं सन लिमिटेड एक्वायर्ड अ 60% होल्डिंग इन मून लिमिटेड, ठीक है, उसने 60% मून लिमिटेड को एक्वायर किया ऑन 1 जनवरी 2016। एट दिस डेट मून लिमिटेड ऑन अ बिल्डिंग विद अ फेयर वैल्यू ऑफ 200 मिलियन, ठीक है, उसने 60% एक्वायर किया जब उसके पास बिल्डिंग थी जिसकी फेयर वैल्यू है 200 मिलियन, ठीक है, इन एक्सेस ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट से ज़्यादा जो बिल्डिंग है वो 200 मिलियन है, यानी इसकी इतनी रिवैल्यूएशन हुई होगी। एंड अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है, जब उसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है 10 ईयर्स। ऑल डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, गुडविल हैव बीन इम्पेयर्ड बाय 55 मिलियन इन द ईयर टू 31 दिसंबर 2016, ठीक है, गुडविल जो है वो 55 मिलियन है जो तब इम्पेयर हुई है, ठीक है, इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल 55 मिलियन है। नेक्स्ट वो कह रहा है द बैलेंस ऑन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर टू 31 दिसंबर आर शोन। सन लिमिटेड का क्या है 600 मिलियन और मून लिमिटेड का क्या है 350 मिलियन। अब वो कह रहा है व्हाट आर कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब ये इन दोनों का टोटल कितना है वो जो जाएगा कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो हमसे पूछ रहे हैं 2017 का, ठीक है, और 2017 का उसने एसएल का दे दिया 600 और एमएल का दे दिया 350 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। अब इसमें जो डेप्रिसिएशन है जाहिर सी बात है फेयर वैल्यू की वो रिकॉर्ड होनी है जो कि 200 मिलियन इन एक्सेस थी, उसने बताया था एक्विजिशन डेट पे, तो 200 10 साल पे उसको डेप्रिशिएट किया, तो ये हो गया 20, ठीक है। अब ये तीनों ऐड हो गए, तीनों आ जाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो कि आ जाएगा 970, ठीक है। अब जो नीचे उसने इम्पेयरमेंट है वो जाहिर सी बात है वो पिछले साल हुई है, तो वो पिछले साल हुई है इम्पेयरमेंट, इस वजह से वो हमने ऐड नहीं करनी, लेकिन ये जो डेप्रिसिएशन है ये हर साल कैलकुलेट होगी, पिछले साल भी आई होगी, इस साल भी आनी है, तो इसका आ जाएगा 970 मिलियन जो कि उसने ऑप्शन नंबर बी में बता दिया, ठीक है, 970 ऑप्शन नंबर बी, एमसी नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी। आगे एमसी नंबर 8, एमसी नंबर 8 में क्या रहा है ए लिमिटेड एक्वायर्ड 60% होल्डिंग इन बी लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2016। एट दिस डेट एयर गेव बी लिमिटेड 500 मिलियन 8% लोन, ठीक है, 8% लोन उसने 8% रेट पे प्रोवाइड कर दिया, कितना लोन पे प्रोवाइड किया 500 मिलियन का। द इंटरेस्ट ऑन द लोन हैज़ बीन अकाउंटेड फॉर करेक्टली इन द इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो कह रहे हैं इंटरेस्ट करेक्टली कैलकुलेट हो गया, अकाउंट फॉर हो गया। द टोटल फॉर फाइनेंस कॉस्ट फॉर द ईयर टू 31 दिसंबर 2016 इन द इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर शोन बिलो, ठीक है, उसने नीचे बता दिया कि टोटल जो फाइनेंस लोन का द टोटल फॉर फाइनेंस कॉस्ट जो है वो उसने नीचे बता दी, ए लिमिटेड के लिए 200 और बी लिमिटेड के लिए 70, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है व्हाट आर कंसोलिडेटेड फाइनेंस कॉस्ट, तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम बनेगी, उसमें फाइनेंस कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, ठीक है। तो जो एल या ए लिमिटेड यानी पेरेंट को फाइनेंस कॉस्ट है वो उसको पड़ी है वो 200 मिलियन, ठीक है, वो तो जाहिर सी बात है हमें रिकॉर्ड करनी है, और बी लिमिटेड को टोटल 70 मिलियन है जो उसको फाइनेंस कॉस्ट पड़ी है, लेकिन इसमें से जो पेरेंट की वजह से पड़ी होगी वो हमने ख़त्म करनी है, जाहिर सी बात है ग्रुप में हम इंटरेस्ट इनकम को या इंटरेस्ट एक्सपेंस को इंक्लूड नहीं करते। तो उसने कितना लोन पेरेंट से लिया 500 मिलियन का, किस रेट पे 8% पे, ठीक है, और कितने मंथ के लिए एक्वायर किया 1 जुलाई को, 31 दिसंबर ईयर एंड है 6/12, ठीक है। तो ये अगर हम कर लेंगे तो आ जाएगा 500 मल्टीप्लाई बाई 8% मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 12, ये आ गया 20 मिलियन, ठीक है, यानी 20 मिलियन जो उसको पेरेंट सब्सिडी को है ना 70 सब्सिडी को टोटल पर है फाइनेंस को, जिसमें से 20 मिलियन हमने माइनस करना है क्योंकि ये पेरेंट की वजह से है, तो वो हमने एक्सपेंस में से इंक्लूड नहीं करना एक्सपेंस में। तो ये 50 टोटल जो उसको फाइनेंस कॉस्ट पड़ी थी सब्सिडी को, अब 6 मंथ के लिए एक्वायर किया तो इसका 6 मंथ का यहाँ पे ले आएंगे
कंसोलिडेटेड कम्प्रिहेंसिव इनकम में, और बाकी 6 मंथ का यहाँ पे नहीं लाएंगे, तो ये 225 आ गया। ठीक है, इसका 225 मिलियन उसने ऑप्शन नंबर बी में बता दिया। ये अच्छा एमसीक्यू से मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। तो सबसे पहले 200 मिलियन तो पेरेंट की वजह से आ गया। ठीक है, और सब्सिडरी को 70 मिलियन कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट पड़ी है। इसमें से फाइनेंस को जो सब्सिडरी को पड़ी है उसमें से 20 तो पेरेंट की वजह से, जो पेरेंट ने लोन दिया है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो वो 20 हमने माइनस करना है। अब यानी टोटल जो सब्सिडरी को पड़ी है वो है 50 मिलियन का। अब इस 50 मिलियन में से भी हमने कितना माइनस करना है, 25। ये क्यों अपोर्शन किया है, 6 मंथ उसने रखा है ना, सब्सिडी ने पेरेंट ने 6 मंथ इसको एक्वायर्ड रखा है, तो इसको 6 मंथ पे करेंगे। जो एक्वायर्ड पीरियड का इंटरेस्ट वो है 25, यानी 25, जाहिर सी बात है। तो 200 + 25 225, तो 8 का हो जाएगा बी। ठीक है, आगे एमसीक्यू नंबर 9। एमसीक्यू नंबर 9 में वो कह रहे हैं एएल हैज़ ओन्ड 80% ऑफ एसएल फॉर मैनी ईयर्स। इन द करंट ईयर एंडेड 30 जून 2013, AL has reported total revenue of 5.5 million and S Limited of rupees 2.1 million। ठीक है, वो कह रहे हैं AL ने 80% एक्वायर किया SL को, और जो इस साल है वो यानी इस साल 30 जून 2013 को AL ने टोटल रेवेन्यू कितना अर्न किया, 5.5 मिलियन। ठीक है, और SL ने कितना अर्न किया टोटल रेवेन्यू, 2.1 मिलियन। AL had sold goods to SL during the year with a total value of 1 million। 1 मिलियन उसकी वैल्यू थी, अर्निंग अ मार्जिन ऑफ 20%। 20% उसमें से मार्जिन उसने अर्न किया। हाफ ऑफ दीज गुड्स रिमेन इन द ईयर एंड। ठीक है, ईयर एंड इन्वेंट्री, यानी इसमें से आधी जो इन्वेंट्री है वो अभी भी पड़ी हुई है। ठीक है, ईयर एंड होने के बावजूद। व्हाट इज़ कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फिगर्स फॉर ग्रुप फॉर द ईयर एंडेड 30 दिसंबर 2013, यानी जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम बनेगी उसमें टोटल रेवेन्यू क्या आएगा। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू 5.5 था AL का। ठीक है, और दूसरी जो है SL उसका था 2.1। ठीक है, अब इसमें से हमने माइनस क्या करना है, ये जो उसने 1 मिलियन की चीज़ें बेची हैं इसकी आधा, इसका आधा, क्योंकि इसका आधा तो उसने सेल कर दी है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, ड्यूरिंग विद द टोटल वैल्यू ऑफ 1 मिलियन। लेकिन यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं रेवेन्यू। ठीक है, यानी जो सेल है, अब सेल में से कितना माइनस करना है हमने, टोटली जो उसने मार्जिन दिया वो कंफ्यूज करने के लिए दिया। अगर हमने सेल रिकॉर्ड करनी है, सेल कैलकुलेट करनी है, सेल यहाँ पे कितनी आ रही होगी इंट्रा ग्रुप की वजह से, वो आ रही होगी 1 मिलियन, जो कि सारी सी बात है 1 मिलियन की सेल की है, तो वो 1 यहाँ से हम माइनस कर देंगे। टोटल क्या आ गया, 6.6 मिलियन, जो कि हमने रिकॉर्ड करना है कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट में। तो ये हो गया 9th का बी। ठीक हो गया। अब एमसीक्यू नंबर 10। ऑन 1 जनवरी 2014 VL acquired 80% of equity share capital of GL। Extract of their statement of comprehensive income for the year ended 30 September 2014 are given below। उसने रेवेन्यू बता दिया और उसने साथ ही कॉस्ट ऑफ सेल बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है सेल्स फ्रॉम VL टू GL थ्रू आउट द ईयर टू 30 September 2014 हैड कंसिस्टेंटली बीन 800,000 पर मंथ। ठीक है, पर मंथ कितनी सेल वो कर रहे हैं आपस में, SL GL को 800,000 पर मंथ। ठीक है, और VL मेड अ मार्कअप ऑन कॉस्ट ऑफ 25%। इस सेल पे वो 25% मार्कअप अर्न कर रहा है VL। GL हैड रुपीज़ 1.5 मिलियन ऑफ दीज गुड्स इन इन्वेंट्री एट द ईयर एंड। ठीक है, इसमें से 1.5 मिलियन की जो इन्वेंट्री है उसके पास ईयर एंड पे भी मौजूद है। What would be cost of sale in VL consolidated statement of comprehensive income for the year ended 30 September 2014। वो कह रहा है 30 सितंबर 2014 को कॉस्ट ऑफ सेल क्या आएगी VL की कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में। ठीक है, तो पहले तो हम दोनों की कंसोलिडेटेड देख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल दोनों की। सॉरी, VL की उसने बता दिया 51 मिलियन और 51,200 में उन्होंने उसने बताया हुआ है, और GL की उसने बता दिया 26,000। ठीक है, और उसने एक्वायर ये कब किया, 1 जनवरी को, और ईयर एंड है 30 सितंबर। तो ये कितने मंथ बन गए, 9 मंथ। तो ये इसकी 9 मंथ पे हम पोर्शन कर देंगे। ठीक है,
अब इसमें से हमने माइनस क्या करना है, जो उसने पर मंथ सेल की है 9 मंथ के लिए, ठीक है। 800,000 पर मंथ सेल करी है उसने, इसकी 9 मंथ की सेल कितनी हो जाएगी, 900 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने माइनस करना है, ठीक है। और इसमें जो उसके पास 1.5 मिलियन की मौजूद है इन्वेंट्री, उसमें से जो उसने मार्कअप कमाया है उसको हमने ऐड करना होगा, ठीक है। वो कितनी मौजूद है, 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन डिवाइडेड बाई 125 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। तो ये आ जाएगा 300। तो ये 300 यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, टोटल कितना आ गया, 63,800,000। तो उसने ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में, 10 का हो जाएगा सी, ठीक हो गया। आगे एमसी नंबर 11, एमसी नंबर 11 में कह रहा है एच एल हैज़ ओन 90% सब्सिडरी एफ एल फॉर मैनी ईयर्स बट देन परचेज अ 75% सब्सिडरी सुरैया लिमिटेड हाफ वे थ्रो द ईयर, यानी जब हाफ ईयर गुजर गया तब उसने इसको एक्वायर किया, ठीक है, दूसरी सब्सिडरी को। अब वो आगे वो कह रहा है कि द रेवेन्यू फॉर ईच ऑफ कंपनी आ रहा है फॉलो, रेवेन्यू उसने तीनों का बता दिया। ड्यूरिंग द ईयर एफ एल सोल्ड गुड्स टू एच एल फॉर 30 मिलियन, तो क्या 30 मिलियन की उसने सेल की एफ एल ने, फरिया लिमिटेड, फारिस लिमिटेड ने। दीज आइटम्स वर देन सोल्ड आउटसाइड ऑफ द ग्रुप बाय एच एल जस्ट बिफोर द एंड ऑफ ईयर, ठीक है, ईयर एंड से पहले उसने आउटसाइड सेल कर दी। बट इज़ कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फॉर द ईयर, वो कह रहा है जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो हमें बताएं कितना आएगा। एच एल का रेवेन्यू तो जाहिर सी बात है कंप्लीट आएगा, जो कि है 150। इसके बाद फारिस लिमिटेड का 135, पहले से उसने इसको एक्वायर किया हुआ है तो ये भी सारा आना है। और इसके बाद जो सुरैया लिमिटेड है वो उसने एक्वायर किया है 6 मंथ के लिए, हाफ ईयर के बाद, तो इसका 6 मंथ का आएगा, ठीक है। अब इसमें से जो माइनस होना है, जो उसने सेल की है फारिस लिमिटेड ने हारिस लिमिटेड को, ठीक है, वो इसमें से सारी सी बात है माइनस होना है। ये ब्रैकेट तो वैसे मैंने लगाई है, माइनस के लिए नहीं है, ठीक है। ये तीनों ऐड होंगे और ये माइनस होगा, जाहिर सी बात है ग्रुप जो आपस में सेल हुई है वो हमने माइनस करनी है। अब जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो तो अगर इन्वेंट्री में मौजूद है हम इन्वेंट्री कम करते हैं, और अगर सेल कर दिया तो फिर हम इन्वेंट्री में कुछ नहीं करते, ठीक है। तो लेकिन जो सेल है या रेवेन्यू है उसको हमने लिखना माइनस करना ही होता है, क्योंकि जब एक ने दूसरे को सेल की, जैसे इसी एग्जांपल के साथ चलते हैं, एफ एल ने सेल की होगी एच एल को, तो एफ एल ने अपनी सेल में ऐड की, ठीक है। अब इसके बाद एच एल ने भी सेल कर दी तो फिर इसने भी ऐड कर दी होगी, डबल ऐड होगी। तो जो पहले सेल हुई थी 30 मिलियन वो हम यहाँ पे लेस इस वजह से करते हैं। टोटल कितनी आ गई सेल या रेवेन्यू, 315 मिलियन, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 का सी। यहाँ गया एम सी नंबर 12, हालिल लिमिटेड ओन्स 55% ऑफ नमाल लिमिटेड इन 2018 एनएल मेड अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 72 मिलियन, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना निकाल लिया उसने, 72 मिलियन का। ड्यूरिंग द ईयर एच एल सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹36 मिलियन टू एनएल, ठीक है। एच एल ने गुड्स सेल की हैं 36 मिलियन की एनएल को, कितने पे, मार्कअप 40% पे। 2/3 ऑफ दीज गुड्स हैड बीन सोल्ड आउटसाइड ऑफ ग्रुप बाय द ईयर एंड, ईयर एंड होने तक उसने इसमें से 2/3 जो है ना वो सेल कर दिए हैं आउटसाइड, यानी 1/3 उसके पास मौजूद होंगी। कैलकुलेट द एन सी आई टू बी शोन इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर 2018। वो कह रहा है जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आएगा वो कैलकुलेट करें, ठीक है। तो सिंपली इसने टोटल सेल कितनी की है, 72 मिलियन की, ठीक है। सेल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 72 मिलियन है। अब इसका 40% एनसीआई के पास जाना है, ठीक है। तो 40% कितना आ गया, 32.4 मिलियन, तो सिंपली 32.4 मिलियन आ जाएगा, ठीक है। आंसर नंबर 12 का ऑप्शन नंबर क्या उसने दिया है, ए में। आगे आंसर नंबर 13, आंसर नंबर 13 में वो कह रहा है 2 years ago
BL purchased 60% of HL and 10% of ML. BL is not able to exert significant influence over its investment in ML. ML में significant influence इसका नहीं है. The revenue for 3 companies for the year 30 June 2010 was ये. रेवेन्यू उसने बता दिया 180, 144 और 108 तीनों का. अब पूछ रहे हैं कि जो टोटल रेवेन्यू है वो हमें बताएं कि ग्रुप रेवेन्यू कितना आएगा. ठीक है, तो जाहिर सी बात है BL का आना है और HL का आना है, ML का नहीं आना क्योंकि ये ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट है और ना ये उसकी सब्सिडरी है ना ही उसकी एसोसिएट है. ठीक है, तो इस वजह से ये उसके ग्रुप रेवेन्यू में नहीं आना. BL और HL का आएगा 180 प्लस 144 जो कि आ गया 324 और MC नंबर ऑप्शन नंबर C में उसने बता दिया. ठीक है, 13 का हो जाएगा C सिंपली. आगे MC नंबर 14, HL एंड इट्स सब्सिडरी ML हैव द फॉलोइंग रिजल्ट फॉर द ईयर 2014. HL का उसने बता दिया और ML का बता दिया. रेवेन्यू बता दिया 900 HL का और ML का 450. इसी तरह कॉस्ट ऑफ सेल और ग्रॉस प्रॉफिट उसने बता दिया. ड्यूरिंग द ईयर HL सोल्ड गुड्स टू ML फॉर ₹90 मिलियन. अगर 90 मिलियन की उसने सेल की है, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 18 मिलियन, जिसमें से प्रॉफिट कितना हो गया 18 मिलियन का. नन ऑफ दीज गुड्स रिमेन इन इन्वेंट्रीज एट द ईयर एंड. ईयर एंड पे इसमें से कोई भी जो है ना इन्वेंट्री मौजूद नहीं है. ठीक है, यानी सारी सेल होगी आगे से भी. व्हाट विल बी शोन एज रेवेन्यू. रेवेन्यू का सबसे पहले वो पूछ रहे क्या आएगा, तो रेवेन्यू में से जाहिर सी बात है जो इंटर ग्रुप सेल हुई होगी वो हमने माइनस करनी ही करनी है. इसकी रीज़न मैंने आपको पहले भी बता दी थी क्योंकि ये दोनों में रेवेन्यू आ जाएगा. एक ने दूसरे को सेल की, उसने अपने पास रेवेन्यू रिकॉर्ड की, दूसरे ने बायर सेल की, उसने भी अपने पास रेवेन्यू रिकॉर्ड की. तो एक आनी चाहिए ना, दोनों नहीं आनी चाहिए. एंड ग्रोथ, तो सबसे पहले हम रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेते हैं. रेवेन्यू कितने 900 HL का और 450 ML का. ठीक है, और 90 इसमें से माइनस करना. ठीक है, जो इंटर सेल हुई है 1260 रेवेन्यू आ जाएगा. इसके बाद वो पूछ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट कितना आना चाहिए. तो जाहिर सी बात है इतना ही उसने कॉस्ट ऑफ सेल दूसरे ने भी रिकॉर्ड किया होगा, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल भी 90 माइनस कर देंगे. ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल 450 234 और 90 इसमें से माइनस करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आ गया 594 और यहाँ से हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे. प्रॉफिट आ गया 666. ठीक है, तो 666 आ गया प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट जो रिकॉर्ड करना. तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही बन गया. MC नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, ये रेवेन्यू 1260 और प्रॉफिट 666. आगे MC नंबर 15. MC नंबर 15 में कह रहा है BL सेल्स इन्वेंट्री कोस्टिंग ₹30 मिलियन टू इज सब्सिडरी SL फॉर ₹45 मिलियन. बाय द एंड ऑफ ईयर SL हैज़ जस्ट हाफ ऑफ दिस इन्वेंट्री रिमेनिंग. इसमें से आधी रिमेनिंग इन्वेंट्री है उसके पास. ठीक है, आगे वो कह रहा है इफ़ सेल ऑफ 2 कंपनीज वर 150 एंड 120 रेस्पेक्टिवली एंड कॉस्ट ऑफ सेल बाय 75 एंड 60 मिलियन, कैलकुलेट कंसोलिडेटेड रेवेन्यू एंड ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, तो सबसे पहले कंसोलिडेटेड रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं. उसने बता दिया 150 एक का और 120 दूसरे का, और आपस में जो सेल हुई है वो कितने की हुई है 45 की. ठीक है, 45 की उसने आपस में सेल हुई है. रेवेन्यू कितना आ जाएगा 225 सिंपली. इसी तरह का एमसीज पहले भी हमने किए. इसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ सेल. ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल एक की 75 है और दूसरे की है 60, जिसमें से ये 45 जो है वो हम एक माइनस करेंगे. ठीक है, और बाकी जो कॉस्ट ऑफ सेल ऐड करेंगे वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, कितना उसने इजाफी चार्ज किया 30 मिलियन की कॉस्ट इन्वेंट्री उसने सेल किया 45 मिलियन पे. ठीक है, अब यहाँ से अगर हम मार्जिन निकाल लें. ठीक है, 15 अर्न किया ना, तो 15 डिवाइड बाई 45 करेंगे तो मार्जिन आ जाएगा. वो कितना आ जाएगा 33% ऑफ सेल या 33.3% ऑफ सेल. कैसे आया 15 डिवाइड बाई 45, 33.3% ऑफ सेल. ठीक है, अब जो उसके पास बाकी इन्वेंट्री है उसने बताया था SL हैज़ जस्ट हाफ ऑफ दिस इन्वेंट्री. ठीक है, यानी इसमें से हाफ इन्वेंट्री उसके पास मौजूद है, तो 45 का हाफ करेंगे जो कि आ जाएगा 22.5
डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 33.3, ठीक है, यानी कि आ गया 7.5। अब ये 7.5 जो है वो ऐड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल में, ठीक है, 7.5 लिखते थे डायरेक्ट, टोटल माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा क्योंकि ये उसने सेल कर दिया है। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ गई 97.5, सेल आ गई 225 और ग्रोस प्रॉफिट कितना आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ गई 97.5। अब इसमें से ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे, 225 माइनस 97.5 कितना आ गया ग्रोस प्रॉफिट 127.5, ठीक है। तो ये उसने ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 15 का ए, ठीक है। आगे एमसी नंबर 16, आगे एमसी नंबर 16 में कह रहा है एएल एक्वायर्ड 60% ऑफ एचएल ऑन 1 मार्च 2019, ठीक है, 1 मार्च 2019 को एएल ने एक्वायर किया कितना 60%। इन सितंबर 2019 एएल सोल्ड 46 मिलियन वर्थ ऑफ गुड्स टू एचएल, ठीक है, उसने एएल ने सेल किया एचएल को कितनी गुड्स 46 मिलियन की। एएल अप्लाई 60% मार्कअप टू ऑल दीज सेल्स, ठीक है, 30% मार्कअप उसने इस पर अप्लाई किया है। 25% ऑफ दीज गुड्स वर स्टिल हेल्ड इन इन्वेंट्री बाय एचएल एट द ईयर एंड, ठीक है, इसका 25% जो अभी भी इन्वेंट्री में ईयर एंड के बावजूद मौजूद है। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ एएल एंड एचएल, अब उसने ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बता दिया, दोनों का रेवेन्यू, दोनों का कॉस्ट ऑफ सेल और दोनों का ग्रॉस प्रॉफिट। ऑल रेवेन्यू एंड कॉस्ट अराइज इवनली थ्रू आउट द ईयर, अब ये भी इसने बता दिया कि इवनली हुआ क्योंकि दरमियान में एक्वायर हुआ ना, 1 मार्च को एक्वायर हुआ है, तो इस वजह से ये बता दिया उसने, ना बताता तो हम एज्यूम करते हैं कि इवनली एक्वायर हुआ है, इवनली जो सेल हुई है या परचेज हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल हुई है। What will be shown as gross profit in consolidated statement of comprehensive income of AL for the year ended 31 December 2019, वो कह रहा है 31 दिसंबर 2019 के कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या आएगा, ठीक है। सेल जो दोनों की है वो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सेल 995 AL की और 421.5 मल्टीप्लाई बाई 10/12 क्योंकि 10 मंथ इसने एक्वायर किया था, 10 मंथ पहले एक्वायर किया 1 मार्च को, ठीक है, और ईयर एंडर 31 दिसंबर, तो मार्च से लेके दिसंबर तक मंथ काउंट कर लेंगे, मार्च भी इंक्लूड होना है तो 10 मंथ, ठीक है। अब जो इसने आपस में सेल की है इन्होंने, वो कितनी सेल की है 46 मिलियन की, तो वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे, लेकिन वो माइनस करने से पहले उसको भी हम पहले देख लेते हैं उसने सेल कब की है, इन सितंबर। अगर सितंबर में सेल की है तो फिर ठीक है वो सारी आएगी, अगर उसने कहता कि थ्रू आउट द ईयर इतनी सेल है तो हम उसको भी 10 मंथ पे पोर्शन करते हैं, ठीक है, ये हमने माइनस करना। तो सेल टोटल कितनी आ जाएगी 1260, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, 1260.25 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें से हमने कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करनी है, ठीक है, क्योंकि उसने ग्रॉस प्रॉफिट पूछा हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ सेल एएल की कितनी है 407.3, ये सेल है और ये कॉस्ट ऑफ सेल है 407.3। इसी तरह जो एचएल है उसकी कितनी है 214.6, इसको भी हमने 10 मंथ पे डिवाइड करना है, ठीक है। अब इसमें से जो उसने आपस में सेल की है 46 वो माइनस करेंगे और फिर ऐड कर देंगे जो उसने सेल की थी और वो आगे भी सेल हो गई, ठीक है। वो उसने बताया कि 25% जो गुड्स हैं वो उसके पास मौजूद हैं, ठीक है। अब ये 25% गुड्स 46 टोटल सेल थी, मतलब है 25% कितनी गुड्स उसके पास मौजूद हैं 11.5, ठीक है। अब ये 11.5 पे उसने मार्कअप कितना अर्न किया 30%, तो 11.5 डिवाइडेड बाय 130 मल्टीप्लाई बाय 30, तो इस पर कितना प्रॉफिट अर्न किया हुआ है 2.65, ठीक है। अब ये जो 2.65 है वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जो टोटल कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा वो देखते हैं कितना आ रहा है,
407.3 प्लस 214.6 मल्टीप्लाई बाई 10/12 -46 माइनस और प्लस 2.6, तो ये आ गया 565। ठीक है, अब यहाँ से हम ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 1260.25 माइनस 5 और यहाँ पे आ रहा है 542। ठीक है, कैलकुलेशन में गलती हो गई है, 542। अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो जो टोटल ग्रोस प्रॉफिट आ गया वो आ रहा है 717। तो इसका आ गया 717 एमसी नंबर 16 का। आगे एमसी नंबर 17 पे चलते हैं। एमसी नंबर 17 एमसी नंबर 17 में कह रहा है एस एल एक्वायर्ड 80% ऑफ आर एल ऑन 1 जून 2011, सेल फ्रॉम आर एल टू एस एल थ्रू आउट द ईयर एंडेड 30 September 2011 वर कंसिस्टेंटली रुपीज़ 1 million। नेक्स्ट हो गया है आर एल मेड अ मार्कअप ऑन कॉस्ट ऑफ 25% ऑफ दीज सेल्स। ठीक है, जो उसने सेल किया उसका 25% मार्कअप उसने अर्न किया। ठीक है, आगे कह रहा है एट 30 September 2011 एस एल वाज होल्डिंग रुपीज़ 2 million इन्वेंट्री, जिसमें से उसके पास 2 million इन्वेंट्री मौजूद थी। दैट हैज़ बीन सप्लाइड बाय आर एल इन द पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, जो पोस्ट एक्विजिशन पे इन्वेंट्री उसने परचेज़ की है उससे उसकी। ठीक है, 2 million उसके पास अभी भी मौजूद है। बाय हाउ मच विल द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट डिक्रीज द प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू एन सी आई फॉर द ईयर एंडेड 30 September 2011। वो कह रहा है जो एन सी आई पे है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट उसका कितना कम होना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने कितने परसेंट एक्वायर किया। उसने 80% एक्वायर किया हुआ। ठीक है, यानी जो 20% है वो उसने एक्वायर नहीं किया, 20% NCI होगा। ठीक है, और जो टोटल उसके पास होल्डिंग इन्वेंट्री है उसमें से वो है 2 million। ठीक है, जो उसने उससे सेल की है 2 million उसके पास इन्वेंट्री मौजूद है, जिसका उसने 25% ऑन सेल, 25% मार्कअप ऑन सेल उसने ऑन कोस्ट, जाहिर सी बात है मार्कअप ऑन कोस्ट 25% उसने अर्न किया। 25 डिवाइडेड 2 डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कितने परसेंट NCI पे इफेक्ट जाना है। NCI कितने परसेंट है 20%, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, इसके आंसर को 20% से आ जाएगा 80,000। ठीक है, तो 80,000 यहाँ पे NCI का जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो कम होना है। ठीक है, 80,000। आगे एमसी नंबर 18। एमसी नंबर 18 में वो कह रहे हैं AL हैज़ ओन्ड 70% ऑफ HL फॉर मैनी ईयर्स। काफ़ी साल उसने AL ने एक्वायर किया हुआ था, मतलब काफ़ी साल पहले से एक्वायर किया हुआ है AL ने HL को, और 70%। इट आल्सो होल्ड्स अ 5 million 8% लोन नोट फ्रॉम HL। One of HL's non-current assets has suffered an impairment of 50,000 during the year। ठीक है, एक जो HL है, one of HL's non-current asset has suffered an impairment। ठीक है, एक एसेट में इम्पेयरमेंट हो गई है 50,000 की इस साल में। देयर इज़ अ बैलेंस इन द रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ HL ऑफ 30,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस एसेट्स। अब इसकी जो एसेट है उसका बैलेंस कितना बचा है 30,000। ठीक है, द इम्पेयरमेंट लॉस हैज़ नॉट येट बीन रिकॉर्डेड। इम्पेयरमेंट लॉस अभी भी उसने रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है, द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ HL शोज अ प्रॉफिट फॉर द ईयर 1.3 million। प्रॉफिट जो है वो कितना आ रहा है 1.3 million का। व्हाट इज़ अमाउंट एट्रीब्यूटेबल टू NCI इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब वो पूछा है कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनना है, उसमें NCI को कितना एट्रीब्यूटेबल होगा। ठीक है, तो इम्पेयरमेंट लॉस जाहिर सी बात है उस पर NCI को एट्रीब्यूट नहीं होता, तो ये इसका कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है,
इस वजह से ये एमसीक्यूज़ में हम कुछ ज़ाहिर सी बात है सर ने भी क्रॉस लगाया है, तो ये एमसीक्यूज़ हम नहीं करेंगे। ज़ाहिर सी बात है आना ही नहीं है तो ज़ीरो लिख देंगे। आगे एमसीक्यू नंबर 19। एमसीक्यू नंबर 19 में कह रहा था फॉलोइंग फिगर्स रिलेट्स टू बीएल एंड इज सब्सिडरी एएल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। नीचे उसने फिगर्स बता दी जो कि बीएल और इसकी सब्सिडरी एएल के साथ रिलेट करती हैं। ड्यूरिंग द ईयर बीएल सोल्ड गुड्स टू एएल फॉर रुपीज़ 20 मिलियन मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 5 मिलियन। ठीक है, 5 मिलियन का प्रॉफिट, टोटल जो गुड्स सेल की हैं वो है 20 मिलियन की। ठीक है, नेक्स्ट वगैरह दीज गुड्स वर ऑल सोल्ड बाय एएल बिफोर द ईयर एंड। ईयर एंड होने से पहले सारी सेल हुई है। वट इज़ अमाउंट फॉर टोटल रेवेन्यू, जो टोटल रेवेन्यू की अमाउंट है वो बताएं। इन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर बीएल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। ठीक है, वो टोटल पूछ रहा है कि रेवेन्यू टोटल कितना आएगा। तो एक का उसने बता दिया रेवेन्यू, उसने फिगर यहाँ पे दी नहीं हुई। ठीक है, बीएल और एएल की अब सर ने खुद लिखी है नीचे कि बीएल का टोटल रेवेन्यू है 600 और एएल का 300। तो इस तरह के एमसीज पहले भी आए हैं कि दोनों के रेवेन्यू को ऐड करना होता है। ठीक है, और जो आपस में उन्होंने सेल किया वो माइनस कर देने होता है रेवेन्यू में से, क्योंकि वो रेवेन्यू वरना डबल रिकॉर्ड होगा। 20 सेल आपस में है इंटर ग्रुप, तो 20 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 880। तो ये एमसीज में भी एरर था, टाइपिंग एरर है, तो ये भी आप लोगों ने सही कर लेना है। एएल बीएल ये बी लिमिटेड की सेल और ए लिमिटेड की सेल, ये आप लोगों ने लिख लेनी है खुद। ठीक है, 20 मिलियन उसने बताया हुआ कि जो इंटर ग्रुप जो सेल है, तो ये हो गया 19 का 880 मिलियन। आगे लास्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 20। तो एमसीक्यू नंबर 20 पढ़ते हैं। एफएल एक्वायर्ड 80% ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ एमएल ऑन 31 दिसंबर 2014 व्हेन एमएल एंड रिटेन अर्निंग वर 20 मिलियन। ठीक है, एफएल ने एक्वायर किया 80% ऑर्डिनरी शेयर ऑफ एमएल, जबकि एमएल की रिटेन अर्निंग कितनी है 20 मिलियन। एट 31 दिसंबर 2015 एमएल्स रिटेन अर्निंग स्टूड एट 25 मिलियन। 31 दिसंबर को जो एमएल की रिटेन अर्निंग है वो कितनी है 25 मिलियन। नेदर कंपनीज पेज डिविडेंड और हैव बीन एनी अदर रिजर्व ट्रांसफ़र, कोई डिविडेंड किसी ने नहीं पे किया और कोई भी ट्रांसफ़र नहीं किया रिजर्व। कैलकुलेट एनसीआई इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर वगैरह। 31 दिसंबर को जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में एनसीआई आना है वो कैलकुलेट करें। ठीक है, तो पहले जो थे रिटेन अर्निंग वो कितने थे 31 दिसंबर 2014 को जब उसने एक्वायर किया वो था 20 मिलियन, और बाद में कितने हो गए हैं 25 मिलियन। तो 25 माइनस 20। ठीक है, अब इसमें से उसका कितना आना है, एनसीआई का शेयर है 20%, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 20%, आ गया 1 मिलियन। तो 1 मिलियन जो है वो एनसीआई का शेयर है। ठीक है, एनसीआई का जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में आएगा वो 1 मिलियन हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन चैप्टर कंप्लीट हो गया। इजी चैप्टर था, आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।